हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में एक ऐसा रियल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के सभी शिफ्टों पर भारी पड़ने वाला है, जो 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच होने वाले हैं। और अभी तक आप लोगों ने जो तैयारी किया है जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, तो इस पर भी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से रेलवे भर्ती बोर्ड हर बार सवाल पूछती है और जिस पैटर्न पे सवाल पूछती है सेम टू सेम उसी पैटर्न पे एक ऐसा प्रश्न पत्र हमने आपके लिए तैयार किया है जिससे आपको एक आइडिया मिलने वाला है कि आपके पेपर में कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, इस पेपर को बनाने में लगभग हमने 2 दिन का समय लिया है, तभी तो इससे पहले 2 दिन आपकी क्लास बिल्कुल भी नहीं आई है। लेकिन साथियों, अब जो क्लास आएगी समझिए कि आपके पूरे रियल शिफ्ट पर सारे प्रश्नों का प्रश्न पत्र होने वाला है। आप सभी के बीच में वो प्रश्न पत्र को हम लोग हल करेंगे और लास्ट में 5 सवाल आपके लिए एक ऐसा हम होमवर्क देंगे जो कि साथियों सीधे आपके परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो बस इस रियल पेपर को आप अपने परीक्षा में जाने से पहले एक नज़र में जल्दी से हल करके जाइएगा। एक एक प्रश्न आएगा आपके परीक्षा में, जीके, करंट अफेयर, साइंस, मैथ और रीजनिंग का, जो कि साथियों मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों रियल पेपर के पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए आज का पहला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में शामिल निम्नलिखित में से किस नायक का संबंध मेरठ से था? बताइए, 1857 के विद्रोह में शामिल किस नायक का संबंध मेरठ से था? तो याद रखिए भाई, कदम सिंह का संबंध मेरठ से था। तो पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था, इसको अंग्रेज ने किसके आधार पर उचित ठहराया था? बताइए, बंगाल विभाजन को अंग्रेजों ने किसके आधार पर उचित ठहरा दिया था? तो भाई प्रशासनिक सुविधा के आधार पर उचित ठहराया था बंगाल विभाजन को। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखिए साथियों, सरोजिनी नायडू थी। तो इस सवाल का भी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है? तो साथियों मेरे, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है, यानी किस अनुच्छेद में इसका वर्णन हुआ है? तो अनुच्छेद 52 में है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को, भारत का कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे भाई आपके शिफ्ट के लिए। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो साथियों असम राज्य है। ठीक है, ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को, भारत में किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? भारत में किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो साथियों याद रखिए, पटसन को भारत में भाई सुनहरा रेशा कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को, दमन और गोवा के बीच की तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है? तो साथियों दमन और गोवा के बीच जो तटीय पट्टी है इसको क्या बोलते हैं, क्या कहा जाता है? तो याद रखिए भाई, कोंकण तट कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8 को, स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कैसी थी? तो साथियों आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी मुख्यतः वो कृषि थी भाई। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9 को, पश्चिमी घाट से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियों में से कौन नहीं है? बताइए साथियों, पश्चिमी घाट से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियों में से एक कौन सी नदी नहीं है? तो इंपॉर्टेंट देखिए, तुंगभद्रा है, कावेरी है, गोदावरी, लेकिन महानदी ये भाई जो कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियों में से नहीं है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। और साथियों आगे बढ़ने से पहले भाई, पेपर में छपने वाला पूरा प्रश्न आ चुका भाई,
बस भाई आपको अपने परीक्षा में जाने से पहले इसको पढ़ लेना है। जिन स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो ये जीके, मैथ, रीजनिंग, साइंस का पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए भाई। आप जानते हैं कि अंतिम 10 दिन हमारे पास बचा है, तो इन 10 दिनों में हम केवल PYQ ही सॉल्व करेंगे भाई। तो इसमें हम साथियों लगभग जितना भी आपका प्रीवियस ईयर में पूरा पेपर कंप्लीट हुआ है, रेलवे का जितना भी एग्जाम कंप्लीट हुआ है, सारा क्वेश्चन साथियों हम इस PDF में आपको दे रहे हैं कंप्लीट सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो साथियों मिलेगा कैसे, ये देखिए व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करके मात्र साथियों 25 रुपये पे करके अपने पास सारा क्वेश्चन मंगा लेना है, जिनसे कि साथियों कम समय में आपकी ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF रहने वाले और आप अपने शिफ्ट को आसानी से भी पास करने वाले। बस साथियों मन लगाकर इस PDF को आप पढ़ लीजिए भाई 2 से 4 दिन में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति साहब करते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो साथियों किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, तो दोस्त मेरे याद रखिए 1936 में किया गया था। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम क्या था। गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम क्या था, तो विक्रमादित्य नाम था भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 को, मौर्य काल में रज्जुक किसे कहा जाता था। तो साथियों मौर्य काल में रज्जुक किसे कहा जाता था, तो प्रांतीय अधिकारी को रज्जुक कहा जाता था मौर्य काल में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और एक बात है साथियों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि साथियों ये क्लास आपको पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को हल करिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। जल्दी बताइए भाई, ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि साथियों कौन सा युद्ध भाई 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। इस सवाल का राइट आंसर आप बताएंगे। तराइन का पहला युद्ध, चंदावर का युद्ध, कसारदा का युद्ध, या साथियों पानीपत का पहला युद्ध। ये भाई आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल का राइट आंसर बताएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, कुव्वत उल इस्लाम निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्मारक के सबसे निकट है। बताइए, कुव्वत उल इस्लाम किस ऐतिहासिक स्मारक के सबसे निकट में है, तो भाई कुतुब मीनार के। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को हल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 को, रेंगमा मुख्य रूप से किसका लोक नृत्य, यानी किस राज्य का रेंगमा मुख्य रूप से भाई लोक नृत्य है। बताइए, तो साथियों याद रखिए ये नागालैंड का लोक नृत्य है रेंगमा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 को, अल रखा कुरैशी जिन्हें लोकप्रिय रूप से अल्लाह रखा के रूप में जाना जाता है, एक भारतीय कौन से वादक हैं। तो बताइए साथियों, जो अल रखा कुरैशी हैं जिन्हें लोकप्रिय रूप से अल्लाह रखा के रूप में जाना जाता है, तो एक भारतीय कौन से वादक हैं, तो एक भारतीय तबला वादक हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, पिथौरा कलाकृतियाँ मुख्यतः कौन चित्रित करता है। तो साथियों पिथौरा कलाकृतियाँ मुख्यतः कौन चित्रित करता है, तो याद रखिए लखेरा भाई चित्रित करते हैं पिथौरा कलाकृतियाँ। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या बनेंगे। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है। बताइए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है। पहली बार तो 1951 में हुआ था, आपको याद होगा। दूसरी बार कब हुआ था, 1982 में हुआ था। अभी तक तो सर जी भारत में एशियाई खेल तो केवल 2 ही बार हुआ है, एक 1951 में, एक 1982 में, यानी कि 2 बार हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, मीनाक्षी अम्मन मंदिर किस स्थापत्य शैली के लिए जाना जाता है। बताइए साथियों, लास्ट के 5 सवाल आपको होमवर्क मिलेगा, उसको हल करना है। कल उसी 5 सवाल से हम क्लास को शुरुआत करेंगे, तैयार रहेगा आप लोग। ठीक है, मीनाक्षी अम्मन मंदिर किस स्थापत्य शैली के लिए जाना जाता है, तो द्रविडियन के लिए जाना जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये जीके का 20 सवाल कंप्लीट हो गया, आपके पेपर में जीके का 20 सवाल आएगा। अब एक सवाल आप नोट डाउन करिए सभी स्टूडेंट। ठीक है,
जो साथियों सवाल आपका क्या है, जो गुज्जर हैं, जो साथियों गुज्जर प्रतिहार हैं, ठीक है, गुज्जर, सवाल नोट डाउन करिए, गुज्जर प्रतिहार वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? बताइए साथियों, गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था बताइए। ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पहला हो गया, गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। इस सवाल का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है, ठीक। चलिए अब हम लोग साथियों 25 सवाल साइंस के डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लेड का सही प्रतीक है? बताइए भाई, जो लेड होता है इसका सही प्रतीक क्या होता है? तो पीबी होता है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है? तो साथियों कौन सा मानव में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है? तो वो तो स्पाइनल कॉर्ड होता है भाई, यानी कि मेरु रज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं भाई, ठीक है, मेरु रज्जु को। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो साथियों द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो एंटोनी लाबोजियर के द्वारा दिया गया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, प्लाज्मोडियम में प्रजनन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि पाई जाती है? तो साथियों प्लाज्मोडियम में प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसमें बहुफिजन विधि पाई जाती है, यानी कि मल्टीपल फिजन पाई जाती है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, सक्रियता श्रेणी में मैग्नीशियम और आयरन के बीच कौन सी धातु पाई जाती है? सक्रियता श्रेणी में मैग्नीशियम और आयरन के बीच कौन सी धातु पाई जाती है? तो याद रखिए भाई जिंक धातु पाई जाती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 26 को, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगा का अपना स्वयं का डीएनए नहीं होता है? तो दोस्त मेरे किस कोशिका अंगा का अपना स्वयं का डीएनए नहीं होता है? तो भाई याद रखिएगा लाइसोसोम का, ठीक है। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, पौधों में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की सामान्यतः मिट्टी द्वारा आपूर्ति की जाती है? दोस्त मेरे पौधों में किस पोषक तत्व की सामान्यतः मिट्टी द्वारा आपूर्ति की जाती है? तो साथियों याद रखिए बोरॉन से। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपर रूप विद्युत का चालन करता है? बताइए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का चालन करता है? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, चारकोला। इस सवाल का राइट आंसर आप बताएंगे, बताइए जल्दी बताइए। तो भाई याद रखिए वो ग्रेफाइट है, ठीक है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक मांसपेशियों के संचलन को सीधे नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक मांसपेशियों के संचलन को सीधे नियंत्रित करता है? तो भाई याद रखिए वो मोटर क्षेत्र है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे आपके एग्जाम के लिए भाई, ये भी अच्छा सवाल है, इसे आप तैयार रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या बनेंगे? निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने लवण विलयन से लेड को विस्थापित नहीं करेगी? बताइए साथियों, सभी स्टूडेंट बताएंगे भाई कि कौन सी धातु अपने लवण विलयन से लेड को विस्थापित नहीं करेगी? तो वो साथियों कॉपर है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, बीज में ऐसा क्या है जो नए पौधों के विकास के लिए आवश्यक है? बताइए साथियों, बीज में ऐसा क्या है जो कि नए पौधों के विकास के लिए आवश्यक होता है? भाई ये तो आप सोच समझ कर ही उत्तर बता सकते हैं, बताइए साथियों। तो याद रखिएगा आप सभी लोग भाई, वो भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो है, ठीक है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, जब न्यूटन ने पहले प्रिज्म के बाद एक दूसरा प्रिज्म उल्टी स्थिति में रखा तो निर्गत किरणपुंज कैसा था भाई? बताइए। जब न्यूटन ने पहले प्रिज्म के बाद एक दूसरा प्रिज्म उल्टी स्थिति में रखा तो निर्गत किरणपुंज
कैसा था वो? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, वो भाई ना श्वेत प्रकाश था। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, ये याद रखिएगा। चलिए एक सवाल आप राइट आंसर बताइए। तो साथियों कौन सी इनमें से भौतिक राशि है? भौतिक राशि बताना आपको, ठीक। भौतिक राशि कौन सी इनमें से बताना। भौतिक राशि जो कि अदिश राशि है, ठीक है, बताना आपको। अदिश राशि, अदिश राशि। ऑप्शन नोट डाउन करिए भाई। विद्युत धारा पहला है आपका साथियों, विद्युत धारा, ठीक, ये होमवर्क रहेगा। दूसरा आपका वैद्युत, आपका साथियों क्या रहेगा? वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। दूसरा ऑप्शन विद्युत धारा, वैद्युत क्षेत्र। तीसरा ऑप्शन आप नोट डाउन करिए साथियों, आघूर्ण, ठीक है। क्या साथियों? आघूर्ण, तीसरा ऑप्शन हो गया। चौथा ऑप्शन आप नोट डाउन करिए, आवेग मान के चलिए। चलिए चौथा ऑप्शन आवेग हो गया। चलिए साथियों बताइए किनमें से निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अदिश राशि है? सिंपल सा, कौन सी भाई भौतिक राशि अदिश है? विद्युत धारा है, वैद्युत आपका क्षेत्र है, आघूर्ण है, या मेरे दोस्त आवेग है? इनमें से कौन सा? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, तो तुरंत बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 33 को, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा वहन करने वाले धात्विक तार से संबंधित है? बताइए साथियों, विद्युत धारा वहन करने वाले धात्विक तार से संबंधित कौन से इनमें से है? तो इसके परितः चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के मुंह के अंदर देखने के किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के मुंह के अंदर देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो भाई याद रखिए, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 35 को, एक अनिषेचित अंडा सामान्यतः मादा जनन पथ में कितने समय तक जीवित रहता है? एक अनिषेचित अंडा सामान्यतः मादा जनन पथ में कितने समय तक जीवित रहता है? तो साथियों याद रखिए, पूरे 24 घंटा तक जीवित रहता है, ठीक है। तो इस सवाल का भी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। और साथियों आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, क्लास को भाई लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। किस तत्व की द्रव्यमान संख्या 27 है और इसमें 14 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं? बताइए साथियों, क्लोरीन में जैसे क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 35 होती है भाई, 35 और 37 दोनों होता है, ठीक है। और साथियों मैग्नीशियम का कितना होता है? मैग्नीशियम का तो जो द्रव्यमान संख्या होता है वो साथियों 24 होता है, और इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 12 होते हैं, आधा हो जाता है भाई। सोडियम में, अब सोडियम की बात करें तो जो इसका द्रव्यमान संख्या होता है 23 होता है, और इसका जो न्यूट्रॉन इसमें उपस्थित होंगे 12 ही होगा भाई। यदि साथियों क्लोरीन की बात करें, जो क्लोरीन आपका दिया है 35-37, तो इसमें देखिए द्रव्यमान संख्या 35-37 दो होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन भी इसमें दो होते हैं, एक 18 होता है, एक 20 होता है, ठीक है। एल्युमिनियम की बात कर रहा है तो 27-24, यही तो है डी ऑप्शन, तो पूछा यही है, डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। तो भाई द्रव्यमान संख्या 27 होते हैं एल्युमिनियम की, और इसमें न्यूट्रॉन 14 उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है? तो साथियों कौन सा अंग मानव मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है? तो वो साथियों गर्भाशय है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को, स्पाइरोगाइरा के कौन सी विशेषता खंडन यानी कि फ्रैगमेंटेशन को सफल बनाती है? बताइए साथियों, स्पाइरोगाइरा की कौन सी विशेषता खंडन यानी कि फ्रैगमेंटेशन को सफल बनाती है? बताएंगे आप लोग। तो सरल तंतुमय काय, ये भाई सफल बनाती है। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो साथियों किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो भाई याद रखिए विभव ऊर्जा कहा जाता है। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को, सहसंयोजक आबंध किसके द्वारा बनते हैं? तो साथियों सहसंयोजक आबंध किसके द्वारा बनते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बनते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 41 को, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? बताइए साथियों कौन सा यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इनमें? तो सर ये साइक्लोहेक्सेन है, जो कि एक
संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, डी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानक स्थितियों के अंतर्गत विशेष रूप से अधातुक रूप में वर्गीकृत है। भाई लास्ट के जो 5 सवाल मिलेगा वो आप जरूर हल करिएगा भाई। बताइए साथियों, कौन सा तत्व है जो कि साथियों ना मानक स्थितियों के अंतर्गत विशेष रूप से अधातुक रूप में वर्गीकृत है। तो साथियों हाइड्रोजन होता है भाई। ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। इस सवाल को हल करने से पहले एक सवाल का उत्तर आप देखिए। बताइए साथियों, सबसे कम, सवाल को नोट डाउन करिए, सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है। इसका ऑप्शन देंगे हम आपको। सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा तत्व है, अभिक्रियाशील, सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है। ठीक है, पहला ऑप्शन Ca, ठीक है, दूसरा ऑप्शन कौन सा दे आपको, Mg दे देते हैं, तीसरा ऑप्शन आप पोटेशियम यानी K लिख लीजिए, चौथा ऑप्शन आप सोडियम यानी Na। बताइए साथियों, सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा है, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए इस सवाल कॉल करिए। देखिए साथियों, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस कहाँ पर स्थित होता है। उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस कहाँ पर स्थित होता है, तो दर्पण के पीछे स्थित होता है। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, ध्यान रखिए, इस सवाल को नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 को, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण होता है वो 9.78 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कॉल करिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो साथियों कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो सोडियम है भाई। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। अब देखिए साथियों, हम लोग रीजनिंग और मैथ के सवालों को हल करेंगे भाई। 20 आपका जीके का सवाल हो गया, 25 आपका साइंस का सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अच्छी तरीके से रीजनिंग और मैथ के सवालों को हल करेंगे। किसी निश्चित गुण भाषा में वी कुक डिनर को HNSHAI के रूप में कुटबद्ध किया गया है तथा डिनर इज टेस्टी को LATFSH के रूप में कुटबद्ध किया गया है। उस भाषा में डिनर को कैसे कोडबद्ध किया गया है, बताइए साथियों। किसका पूछा भाई, डिनर का कोड पूछा है। तो जब सिंगल पूछता है तो तुरंत कॉमन चेक करिए। चलिए सोच समझकर परख कर इसका उत्तर करना है आपको, गलती नहीं करना है आंसर। तो देखिए साथियों, डिनर पहले वाले में दिया है, डिनर दूसरे वाले में दिया है। जब साथियों डिनर कॉमन मिल गया तो इनके दोनों कोड में भी कोई ना कोई हमें कॉमन मिल जाएगा। तो देखिए पहले वाले में SH है, दूसरे वाले में भी क्या है, SH है। जिस प्रकार से डिनर को कॉमन मिला था उसी प्रकार दोनों कोड में SH क्या मिल गया, कॉमन मिल गया। तो डिनर का कोड क्या होगा, SH होगा। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर मेरे दोस्त, समझ में आया आप सभी को। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर। अब इस सवाल का उत्तर आप करेंगे, हम इसके लिए आपको 1 मिनट का पूरा समय दे रहे हैं। बताइए साथियों, इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेंगे। मोस्टली इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। बताइए 7 व्यक्ति हैं भाई कोई, ठीक है, BCDIJK और L एक गोल मेज के परितक उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। सर जी एक गोला मेज है, एक गोला मेज, इसमें 7 लोग बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है ना। अब साथियों इस सवाल को कैसे हल करेंगे, एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करेंगे। क्या दिया है कि जो है L के बाएं तीसरे स्थान बैठा है, तो L को यहाँ बैठा दीजिए, इसके बाएं तीसरे स्थान पे K बैठा है, यानी कि साथियों K यहाँ पे आ जाएगा भाई। बायां इधर होगा ना, K का दायां इधर होगा, याद रखिएगा दायां इधर होता है भाई राइट साइड, क्योंकि ये भाई गोल मेज के केंद्र की तरफ देख रहे हैं और इसका बायां इधर होगा। ठीक, इतना कंप्लीट समझ में आया। तो पहला लाइन हमने कंप्लीट कर लिया भाई कि K जो है L के बाएं तीसरे स्थान बैठा है, जो कि हमने बैठा दिया। ठीक है मेरे दोस्त, कहाँ हमने बैठाया, L के बाएं तीसरे स्थान पे K है, L के साथियों बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठ गया, K बैठ गया। अब देखिए दूसरा लाइन, I जो है L के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, L के ठीक बाएं पड़ोस में, L तो ऑलरेडी यहाँ बैठ गया, तो इसके ठीक बाएं पड़ोस में I है, तो I को यहाँ बैठा दीजिए बाएं में, यानी लेफ्ट में L के। ठीक है, फिर देखिए
डी जो है जे के ठीक बाएं पड़ोस बैठा है। साथियों मेरे डी जो है जे के ठीक बाएं पड़ोस बैठा है, तो कहाँ बैठा दिया जाए भाई? मान के चलिए को एक सेकेंड, अभी इसको रहने देते हैं, अभी दूसरा लाइन को पढ़ते हैं भाई। अभी इसको हम रहने देते हैं साथियों, जो कि जो डी जो है ना जे के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। फिर उसको देखिए जे जो है सी के बाएं दूसरे स्थान बैठा है। दोस्त मेरे सी के बाएं दूसरे स्थान पे जे बैठा है, तो और साथियों डी जो है, एक सेकंड भाई, यदि साथियों हम ऐसा काम करते हैं कि जो हमने लाइन को छोड़ा था इसको देखते हैं। डी जो है जे के ठीक बाएं पड़ोस बैठा है। जे के ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठा है भाई? यदि साथियों जे के ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठा है भाई? यदि जे को हम यहाँ बैठा दे तो इसके ठीक बाएं पड़ोस में लेफ्ट में डी यहाँ आ जाएगा भाई। ठीक, इतना कंप्लीट हो गया। फिर देखिए साथियों सवाल क्या पूछा है, देखिए जे जो है सी के बाएं दूसरे स्थान पे, सी के बाएं दूसरे स्थान पे जे, सी के बाएं दूसरे स्थान पे जे। यदि साथियों जे तो ऑलरेडी यहाँ बैठ गया, सी को यदि यहाँ बैठाते तो सी के दाएं दूसरे स्थान पे हो जाएगा भाई। ये गलती हो गया भाई, ऐसा नहीं बन पाए। अब दूसरा हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, अब दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा भाई, ऐसे मिस्टेक हो गया। अब देखिए फिर से पढ़ेंगे, के जो है एल के बाएं तीसरे स्थान में बैठा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो मान के चलिए एल को यहाँ बैठाकर तीसरे स्थान में के को यहाँ बैठा देते हैं भाई। ठीक, पहला लाइन क्लियर हो गया। फिर देखिए आई जो है एल के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आई यहाँ पे आ जाएगा भाई, इतना क्लियर हुआ। फिर देखिए फिर डी जो है जे के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। दोस्त मेरे सवाल क्या बोला है कि डी जो है जे के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। जे के ठीक यानी कि साथियों जे के ठीक पड़ोस में बैठा है। फिर मेरे दोस्त जे जो है सी के बाएं दूसरे स्थान बैठा है। सी के बाएं यानी कि साथियों सी को यहाँ बैठाएंगे, तब देखिए सी के बाएं दूसरे स्थान पे जे यहाँ पे आ जाएगा भाई। ठीक, कंप्लीट हो गया। अभी एक पंक्ति खाली है, यहीं पर गलती हो रहा था हमारा, है ना। अब कंप्लीट हो गया। अभी एक व्यक्ति कौन नहीं बैठा, बी नहीं बैठा, तो बी को यहाँ बैठा दिया। अब देखिए सातों पंक्ति कंप्लीट हो गया। अब अंतिम लाइन देखिए, सवाल क्या पूछा है, बी के दाएं तीसरे स्थान में कौन बैठा है? बता दिए साथियों, बी के दाएं तीसरे स्थान में कौन बैठा है? बी के दाएं पे पहला पर डी बैठा है, दूसरा का पे जे बैठा है, तीसरा का पे के बैठा है, तीसरा पूछा तो के बैठा है। इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। क्लियर? तो ऐसा आप सवाल को हल करेंगे भाई। एक बार में यदि गलती हो गया, दूसरा बार में आंसर आएगा ही आएगा। चलिए अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 5, 9, 17, 29, 45, 65। सभी नंबर बढ़े हैं भाई, 5, 9, 17, 29, 45, 65 क्वेश्चन मार्क। 5 से 9 प्लस 4, 9 से 17 प्लस 8, 17 से 29 प्लस 12, 29 से 45 प्लस 16, 45 से 65 प्लस 20। देखिए 4 से 8, 8 से 12, 12, 16, 20 यानी 24। भाई 4 का टेबल चला है, 65 में 24 जोड़ने कितना आएगा? 5, 4, 9, 6, 2, 89 आ जाएगा। यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए? 89 आना चाहिए, जो कि पहला ऑप्शन देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से आप सवालों को हल करेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल को हल करिए जरा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या बनेगा? इस सवाल को आप हल करेंगे, बताइए साथियों। काफ़ी अच्छा सवाल है, 2 मिनट का समय दे रहे हैं इस सवाल को हल करने के लिए। निकाल के बताइए इसका आंसर कितना आएगा। अच्छी तरीके से उत्तर बताएंगे भाई, ठीक है। 1 से 2 मिनट का समय लीजिए, आराम से एकदम हल करिए। अब देखिए साथियों, इसको हम हल करेंगे। निम्नलिखित श्रृंखला को देखें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ये नंबर आपका दिया है, इसमें मेन होता है साथियों सवाल क्या पूछा है, ठीक है। देखिए ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद भी एक विषम संख्या है, यानी लगातार 3 विषम संख्या, 3 विषम संख्या, यानी कि 7, कोई 9, कोई 5, इस तरह आपको चाहिए भाई। लगातार 3 विषम संख्या, एक संख्या जिनके पहले भी एक विषम संख्या, उसके बाद भी एक विषम संख्या। चलिए विषम संख्या देख लेते हैं भाई। 9 ये नहीं होगा भाई, पहला नहीं होगा। फिर 5 देखिए, इसके पहले समय नहीं होगा। ये 9 देखिए, इसके पहले भी नहीं होगा। फिर 6, 2, 6, 1 के पहले 6, 4 नहीं होगा। 7 के पहले 4 नहीं होगा। फिर 9 के पहले 7, ये आ गया देखिए साथियों, ये वाला
799 देखिए ध्यान से, 9 है बीच में, इसके पहले एक 7 विषम संख्या है, फिर उसके बाद एक विषम संख्या 9, ये हो गया, एक मिल गया 799। ठीक, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसका देखिए फिर ये 9 विषम संख्या, उसके पहले 9 विषम संख्या, लेकिन उसके बाद एक सम संख्या, ये नहीं होगा। फिर एक के पहले ये सम संख्या 8 नहीं होगा। 7, ये देखिए 7, 1 7 5, ये भी देखिए 1 7 5, 7 विषम संख्या, उसके पहले एक विषम संख्या 1, उसके बाद 5 एक विषम संख्या, यानी 2 हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर। अब देखिए ये 5 भी तो विषम संख्या, लेकिन उसके पहले 7 विषम संख्या, लेकिन उसके पहले बाद में देखिए 6 एक सम संख्या जा रहा है, ये नहीं होगा। फिर मेरे दोस्त अब कहाँ विषम संख्या है भाई, 6 8 6 5, 5 के पहले सम संख्या अब कोई नहीं, यानी 2 ऐसे साथियों विषम संख्या मिले हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और उसके बाद भी एक विषम संख्या, यानी 2 इस सवाल का राइट आंसर होगा। सिंपल सा डी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल था, आंसर आया 2 केवल, इसीलिए कहते भाई जितना बड़ा सवाल उतना ही उसका उत्तर छोटा, उसका हल उसका सबसे छोटा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या बनेंगे। अब इस सवाल का उत्तर आप करेंगे साथियों, बताइए क्या निकल के आएगा इस सवाल का राइट आंसर, सभी स्टूडेंट बताएंगे। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया गया है साथियों, इनमें से 3 ऑप्शन किसी न किसी एक पैटर्न पे समान होंगे और उनमें से एक अलग होगा, वही अलग आपको बताना है। जब साथियों इस तरह का सवाल आए तो ऑप्शन में ही हर एक अक्षर का भाई कोड कर दिया जाता है। जैसे पहला ऑप्शन देखिए हम कोड करेंगे PRK, P होता है 16, R होता है 18, K होता है 11। 16 से 18 साथियों ये +2 हुआ है, 18 से 11 माइनस हो गया, यानी कि साथियों -7 हो गया भाई इसमें। क्लियर। अब देखिए साथियों बी ऑप्शन SUN, यस देखिए कितना होता है 19, U होता है साथियों 21, देखिए इसमें +2 हो गया। फिर N देखिए साथियों 14, 21 14, इसमें देखिए -7 हुआ है। ठीक, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन सेम पैटर्न पे मिल गया, +2 -7 पर। अब ऑप्शन सी देखिए KME, K होता है साथियों 11, M 13, देखिए +2 हो गया, और E देखिए 5, तो इसमें देखिए -8 हो गया भाई। 13 से 5 कैसे जाएंगे भाई, 13 से 8 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा ना। ये वाला ऑप्शन देखिए अलग हो गया, यानी सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन का कोड देखिए, F होता है 6, H होता है 8 और E होता है 1। देखिए 6 से 8 +2, 8 से 1 -7। क्लियर, यानी कि इस सवाल का सी ऑप्शन भाई अलग है, KME, ये ग्रुप से संबंधित नहीं है भाई KME, तो इस सवाल का सी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए भाई नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 105 87 69 51 33 क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई 105 87 69 51 33 क्या आएगा बताइए। 100 587, यानी कि सर जी इसमें तो सीधे सीधे -18 हुआ है। 87 से 69 इसमें भी -18 हुआ है। 69 से 51 इसमें भी -18 हुआ है। 51 से 33 इसमें भी -18 हुआ है, यानी कि इसमें दोस्त मेरे -18 हुआ है। 33 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। यानी कि इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे मेरे दोस्त। लॉजिक आसान था -18 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। अब इस सवाल का उत्तर आप करेंगे भाई 52 नंबर का। 2 मिनट का समय है, पहले कॉपी पेन लेकर इसको हल करिए आप लोग, उसके बाद हमारा हल देखिएगा क्या आप लोग का सही आंसर आया। निकालिए साथियों, 1.5 मिनट का समय है इस सवाल को हल करने के लिए, उससे ज़्यादा ऊपर का ये सवाल है नहीं। निकाल के बताइए आराम से एकदम। बताइए साथियों हुआ। चलिए देखिए ABCDWX और Y एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। एक सीधी ऐसे पंक्ति है मेरे दोस्त। ठीक, इसमें कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग। 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग। 7 लोग बैठ गए। अब देखिए सवाल को कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। सी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो हम पहले लाइन से ही सवाल को शुरू कर सकते हैं।
सी के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। दोस्त मेरे, सी के बायां दायां जानते हैं ना, बायां इधर होता है और दायां इधर होता है, यानी कि लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए तो सी को साथियों हम यहाँ बैठा देंगे तो इसके बाएं में केवल दो ही लोग आ जाएंगे। देखिए एक लोग यहाँ पर, एक लोग यहाँ पर, जो पहला लाइन में सवाल हमसे पूछा है। ठीक, तो सी को हमने बैठा दिया भाई, जिसके बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठ गए। फिर देखिए सी और डब्ल्यू के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए सी तो यहाँ पे ऑलरेडी बैठ गया ना भाई, तो हम डब्ल्यू को यहाँ बैठा देते हैं तो इसके बीच में देखिए तीन लोग आ जाएंगे, है ना। सी और डब्ल्यू के बीच में तीन लोग आ जाएंगे, जो सवाल हमसे पूछा है। ये भी लाइन क्लियर हो गया। फिर देखिए डब्ल्यू और यक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। डब्ल्यू तो यहाँ पे बैठा है तो यक्स को यहाँ बैठा दीजिए, डब्ल्यू और यक्स के बीच में एक लोग आ जाएंगे कोई। ये भी लाइन क्लियर हो गया। ठीक है मेरे दोस्त। फिर देखिए डी जो है ए के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। फिर उसके बाद देखिए वाई जो है ना डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी कि वाई यहाँ पे नहीं आना चाहिए साथियों। देखिए डी जो ए के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, यानी कि ए के ठीक बाईं पड़ोस में डी बैठा है, तो यहाँ बैठा दीजिए। अब सिंपल सा आप जान के कि सवाल बोल दिया कि वाई जो है ना वो डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए, यानी कि साथियों डब्ल्यू यहाँ, वाई यहाँ पे आ जाएगा भाई, क्योंकि भाई डब्ल्यू और वाई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए। अब देखिए बी अभी नहीं बैठा तो बी को यहाँ बैठा दीजिए। सवाल क्या पूछा है, बी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, कोई बताएगा? कौन बताएगा कि बी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? सर जी केवल एक ही व्यक्ति तो बैठा, वो डब्ल्यू बैठा है केवल, यानी कि सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। तो सर जी बी के दाईं ओर तो केवल एक व्यक्ति बैठा, वो कौन बैठा है? डब्ल्यू बैठा है, ये जो बंदा अकेला बैठा है बी के दाईं ओर। यदि बी के बाईं ओर पूछता तो एक्स बैठा, वाई, सी, ए, डी, यानी कि साथ पूरे 5 लोग बैठे थे बी के बाईं ओर, लेकिन दाईं ओर केवल एक लोग। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53 को। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आएगा? इस समीकरण को तुरंत बनाइए। देखिए 88 गुणा दिया तो गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ भाग है, तो गुणा की जगह भाग रखिए। 8, 8 के बाद देखिए भाग है, भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ प्लस है, तो भाग की जगह प्लस करिए। 9, 9 के बाद देखिए माइनस, माइनस करते क्या है? गुणा, तो माइनस की गुणा करिए। 2, 2 के बाद देखिए प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है। ठीक, समीकरण बन के तैयार हो चुका। 8 का भाग 88 में देखो 11 बार में प्लस, यहाँ से 9 दूनी 18 माइनस 17, 11 18 29, 29 में से 17 माइनस करेंगे कितना आएगा? 12 आ जाएगा, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। यहाँ तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए भाई क्वेश्चन नंबर 54 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? LDS, MET, NFU, OGB क्वेश्चन मार्क। बताइए साथियों। दोस्त मेरे जब इस तरह का सवाल आए अक्षरों का तो सबसे पहले ना आप केवल पहले अक्षर के रिलेशन निकालिए, केवल पहले अक्षर के रिलेशन निकालिए। देखिए L, इसमें L है, इसमें पहला अक्षर M है, और इसमें N है, और इसमें O है। तो दोस्त मेरे देखिए L 12, M 13, N 14, O भाई इसमें तो 12, 13, 14, 15, 16, 16 पे कौन अक्षर आता है? P आता है। तो कौन सा ऑप्शन P से शुरुआत हुआ? देखिए या तो पहला ऑप्शन होगा या तो दूसरा ऑप्शन होगा भाई, या तो PH आएगा या तो PI आएगा। अब दूसरे अक्षर का रिलेशन निकालेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा आंसर। देखिए D, E, F और G। दोस्त मेरे देखिए D, E, F, G, H, तो PH पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? बताइए इस सवाल में आप सभी किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं? कितना आसान सॉल्व हुआ भाई। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55 को। इस सवाल को हल करने के लिए 2 मिनट के आपके पास समय, हल करके बताइए। पूरे 2 मिनट का समय है, उसके बिना हम सवाल नहीं शुरू करेंगे जब से पहले इस सवाल को आप हल नहीं कर लेते हैं। बताइए। बताइए साथ हुआ आप सभी का? देखिए यदि संख्या 51, 47, 934 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए तो बाईं ओर से तीसरे और दाईं ओर दूसरे अंकों का योगफल कितना होगा? बताइए साथियों इस सवाल का राइट आंसर कितना होगा मेरे दोस्त? यदि संख्या 51, 47, 934 ठीक है
प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ना है। जितना भी विषम अंक है उसमें 2 जोड़ दीजिए। जितना भी विषम अंक है 2 जोड़ दीजिए भाई। विषम अंक वो होती है ना जो 2 से नहीं कटती है। अब देखिए प्रत्येक सम अंक में से 1 घटाया है। जितने भी सम अंक है उसमें से घटा दीजिए। इसमें तो कुल 2 ही सम अंक है, दोनों 4 हैं। अब इसे नया संख्या बना लीजिए आप लोग। 5 2 7, 2 1 3, 4 में से घटा देंगे 3, 7 2 9, 9 2 11, 3 2 5, 4 में से घटा देंगे 3। तो सवाल क्या पूछा है, बाईं ओर से तीसरा 3 है और दाईं ओर से दूसरे अंकों का योगफल, दूसरा कौन है 5 है। इनका योगफल कितना होगा दोस्त मेरे, 3 और 5 का योगफल कितना होगा 8 हो जाएगा, जो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए भाई इसमें आप सभी किसी प्रकार डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 56 को, निम्नलिखित अनुपात में ए के स्थान पर कितना आएगा? 180/a, 180/a बराबर 11/44। ए के स्थान पर कितना आएगा? हल करिए भाई आप लोग। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 11a बराबर क्या होगा भाई 180 × 44। तो a का वैल्यू क्या होगा 11, जो कि भाग हो जाएगा भाई इनमें, तो यहाँ से भाग करा दीजिए। 11 44, 180 × 4 कितना होगा 18 4 72, यानी 720 होगा। तो 720 होगा, यानी कि एक स्थान में कितना होगा 720 होगा, जो कि सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। क्लियर मेरे दोस्त, समझ में आया? चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 57 को, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। दोस्त मेरे ए और बी मिलकर एक काम को 5 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। बी अकेले उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ए अकेले उसी कार्य को दुगना काम करने में कितना समय लेगा? तो इनका एलसीएम 5 10 का एलसीएम कितना होता है आप जानते हैं 10 होता है। इस तो अब देखिए ए और बी का एक दिन का क्षमता कितना होगा, ये कुल काम होता है भाई, जो एलसीएम निकाले ये कुल काम। एक दिन का ए बी का काम कितना साथियों 2 है, बी का एक दिन काम 1 है, जिसमें साथियों बी भी 2 काम कर रहा है, बी इसमें एक काम कर दे रहा है, यानी कि इनका दुगना काम 10 दूना 20। तो ऑलरेडी साथियों बी तो 2 काम कर, एक बचा, एक काम किसके बराबर 20। तो कितना काम कर रहा है भाई ए अकेले उसी कार्य को दुगना करने में कितना समय लेगा 20 दिन लेगा भाई, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत ही आसान सवाल जो कि आपके ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया था भाई, ये सवाल सीधे सीधे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 58 को, शीतल अपने मासिक वेतन का 60% घरेलू खर्चों पर खर्च करती है। यदि उसके खर्च के बाद शेष राशि 33,200 है तो उसका मासिक वेतन कितना होगा? बताइए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बताइए साथियों। देखिए जब 60% जो शीतल जो है वो घरेलू खर्चा कर देती है, तो साथियों उसके बाद कितना प्रतिशत बच रहा होगा? 40% बच रहा होगा कि नहीं? बताइए आप ही सोचिए भाई। जब 60% घरेलू खर्चों पे वो खर्च करती है शीतल, तो भाई खर्चा करने पर ना यदि शेष जो सवाल क्या आप समझिए, यदि उसके खर्च के बाद शेष राशि 33,200 है तो इसका मासिक वेतन कितना होगा? तो साथियों 40% अभी उसके पास बच रहा है। जब 40% बच रहा है तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? 33,200 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 1% बराबर किसका बराबर होगा? 33,200 अपान में 40 × 100। बस इसको हल करिए, आपका आंसर आ जाएगा भाई। निकालिए 33,200 बटे 40 × 100 करिए, कितना आंसर आएगा मेरे दोस्त? बताइए कितना आंसर आएगा? 33,200 अपान में 40 × 100, 33,200 अपान में 40 × 100 कितना आएगा? निकाला जाए, इसको हल किया जाए दोस्त मेरे। देखिए 1 0 से 0 कैंसिल। अब 4 का भाग 3320 में देना है, 4 8 32, 4 3 12, यानी कि 830 × 100 कितना होगा? 33, यानी 83,000 हो जाएगा भाई। कितना होगा मेरे दोस्त? 83,000, यानी कि उसका मासिक वेतन कितना होगा? 83,000 रुपये होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत आसान सवाल होता है भाई। आप सोचिए ना कि जो शीतल अपने मासिक वेतन का 60% घरेलू खर्चों पर खर्च करती है, तो भाई जब 60% खर्चा कर रही है तो कोई भी सामान 100% होता है, उसका वेतन भी 100% रहा होगा। तो जब 60% खर्चा कर दे रही है तो 40% उसके पास बचा होगा ना, तो 40% किसके बराबर हो जाएगा भाई? तो 33,200 के बराबर। तो 1%
200 अपान में 40 इंटू 100 जो कि आपका 83,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 को हल कर निकालिए। बताइए इस सवाल का राइट आंसर बताइए आप लोग। क्या होगा भाई? 5 संख्याओं का औसत 122 है। 5 संख्याओं का औसत 122 है जो कि 5 दूना 10 के 0 1, 5 दूना 10 के 11 1, 5 1 कम 5 1 6, 610 के बराबर है। एक संख्या को निकालने पर औसत पहले जितना ही रहता है। एक संख्या को निकाल दिया जा रहा है, यानी जब 5 संख्या था तो औसत 122 था। जब एक संख्या निकाल दिया जा रहा है तब पर भी उसका औसत उतना ही 122 है। इसको हल करिए। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 1 कम 4। सवाल क्या पूछा? निकाली हुई संख्या बताइए। तो 610 में से 488 को माइनस करिए। 10 में से 8 घटा दो, 9 में से 8 घटा, 10 में से 8 घटा दो, 5 में से 4 घटा 1, यानी 122 होना चाहिए भाई। बिल्कुल देखिए ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर होंगे। सिंपल सवाल था भाई। क्लियर मेरे दोस्त? समझ में आप सभी को कैसे सवाल हल हुआ भाई? देखिए सवाल क्या पूछा था? 5 संख्याओं का औसत 122 है, तो 5 संख्याओं का औसत 122 जो कि 610 के बराबर हो जाएगा। फिर देखिए एक संख्या को निकालने पर, यानी जो 5 संख्या थी इसमें से एक संख्या निकालने पर यानी 4 संख्या हो जाएगा। औसत पहले जितना रहता है, यानी औसत जो 122 है उतना ही रहेगा। तो निकाली हुई संख्या बताइए। तो 610 माइनस 488 कितना होगा? 122 हो जाएगा। सिंपल सा ऑप्शन इस राइट आंसर होंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 कॉल करिए। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 120 रुपये में खरीदा और उसे 150 रुपये में बेचा, तो लाभ प्रतिशत बताइए। कोई सामान साथियों 120 पे खरीदा जा रहा है, 150 में बेचा जा रहा है, तो इसको यहाँ पे लाभ कितना हुआ? 30 रुपये का। किससे? 120 से। मल्टीप्लाई 100, तो 30 चौक का 120, 25 चौक का 100, यानी 25% हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा भाई? 25% का होगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आप सभी को क्लियर? चलिए नेक्स्ट अब देखिए साथियों होमवर्क के सवाल है, नोट डाउन करिए होमवर्क के सभी सवाल। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मशास्त्र है? पहला सवाल होमवर्क में हो गया, कल इसी से शुरुआत करेंगे क्लास को। ठीक है, उसका देखिए दूसरा सवाल देखिए, जल के अणु में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात HO निम्नलिखित में से कौन सा है? दूसरा। ठीक है, तीसरा नोट डाउन करिए, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति क्या निरूपित करती है? स्तंभ, ब्लॉक, आवर्त, वर्ग। तीसरा हो गया भाई। चौथा बताइए, इस सवाल को हल करिए भाई, मैथ का है, हल करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, ये रीजनिंग का सवाल है। ये 5 सवाल होमवर्क में है आपके लिए, तो इन 5 सवालों का उत्तर आप खुद से निकालेंगे भाई जरूर से। तो साथियों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं साथियों। आज का पेपर कंप्लीट हुआ। अब बताइए साथियों कि आप सभी को किसी प्रकार का डाउट किसी भी सवाल पे, लगातार साथियों इसी तरह पेपर आने वाली है आपके बीच में। बस आप डेली क्लास को शानदार तरीके से करते रहिए, एक भी दिन का गैप नहीं होगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब अंतिम 10 दिनों में रामबाण पेपर को करेंगे। जो प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं उन्हीं प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास बने तो लाइक करिए भाई, और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर लीजिए उससे। डेली क्लास का PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।